नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की धूम। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का लोगों से तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान। मध्य प्रदेश में लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए भोपाल के राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में कंट्रोल रूम की स्थापना। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल की प्रदेश के पशुपालकों से बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखते ही अपने निकटतम पशु चिकित्सक को सूचना देने की अपील। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे किसान और बागबानों को सुभाष पालेकर सिखाएंगे प्राकृतिक खेती के गुर। 18 से 22 अगस्त तक महाराष्ट्र में होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के 24 किसान लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह के साथ जारी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोगों से तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबका यह सौभाग्य है कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक मौके के हम साक्षी बन रहे हैं। इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस अभियान को सफल बनाएं। अपने घरों में, संस्थानों में और सभी स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। मेरा आप सब से यह भी आग्रह रहेगा कि जब हम राष्ट्रीय ध्वज को ध्वजारोहित कर रहे हैं, उस समय राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का हम पूरा ख्याल रखें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह ने बुधवार को प्रदेश के पशुपालकों से अपील की कि लंपी बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखते ही तत्काल अपने निकटतम पशु चिकित्सक को सूचना दें। प्रदेश में लंपी की रोकथाम के लिए भोपाल के राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि रतलाम जिले के 2 पशुओं में भोपाल के NIHSAD द्वारा लंपी चर्म रोग की पुष्टि की गई है। जिले के 11 गांव के 73 पशुओं में लंपी चर्म रोग के लक्षण दिखे हैं। रतलाम जिले में पशुओं को 12,000 वैक्सीन डोज लगाने का काम पूरा किया जा चुका है। पशुपालन एवं डेयरी संचालक डॉक्टर RK मोहिया ने प्रदेश के विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि रोग के लक्षण पाए जाने पर सभी बायो सिक्योरिटी, बायो सेफ्टी, वेक्टर कंट्रोल उपाय अपनाएं। पशुपालकों को सुरक्षा और बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करें। संदिग्ध पशु के नमूने तत्काल प्रयोगशाला में भेजें और उद्भेद के स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि में गोट पॉक्स वैक्सीन से रिंग वैक्सीनेशन और औषधि का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करें। सीमावर्ती क्षेत्र की पशु चिकित्सा संस्थाओं, मुख्य ग्राम इकाई पशु चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिदिन क्षेत्र का दौरा कर सतत निगरानी रखने को कहा गया है। शनिवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने हरिद्वार के वेद मंदिर में जिला पशु चिकित्सा अधिकारियों की बैठक में पूरे अभियान जागरूकता और टीकाकरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसान या पशुपालक की पूरी आर्थिकी पशुओं पर निर्भर है। कीमती पशुओं की मृत्यु होने से वह कर्ज में चला जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने डॉक्टरों को हेल्पलाइन या ऐसे फोन नंबर जारी करने का निर्देश दिया जिनके माध्यम से डॉक्टर तत्काल उपचार करने पहुंच सके। संक्रमित बीमारी होने के चलते हुए उन्होंने एक सुई को दोबारा से इस्तेमाल न करने की सलाह देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए डॉक्टर स्वयं पशुपालकों से जानकारी लें। CMO
डीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि जिले में अभी तक 1298 पशुओं में बीमारी के मामले सामने आए हैं, जबकि उनमें से 1000 ठीक हो चुके हैं। दवा की उपलब्धता पर्याप्त है। अभी तक 36 पशुओं की मौत होने के मामले भी सामने आए हैं। 34 कैंप लगाकर पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। ब्लड की सैंपलिंग कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि ये बीमारी मक्खी, मच्छर, डांस कीटाणु के काटने से फैल रही है। इससे बचाव के लिए फॉगिंग करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके लिए जिला पंचायत समस्त नगर निकायों का सहयोग लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे किसान बागबान सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक पद्मश्री सुभाष पालेकर से उत्पादों के विपणन और बेहतर मॉडल कैसे तैयार किया जाए, इसके गुर सीखेंगे। 18 से 22 अगस्त तक महाराष्ट्र में होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के 24 किसान हिस्सा लेंगे। इस शिविर में किसान बागबानों को प्राकृतिक खेती में खड़े किए मॉडल का भ्रमण भी कराया जाएगा, ताकि किसान अपने खेत बागीचे में उत्कृष्ट मॉडल खड़े कर सकें। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को किसान उत्पाद संघों के माध्यम से अपने उत्पादों को किस तरह बाजार उपलब्ध करवाया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में किसानों के उत्कृष्ट मॉडल में ब्राह्मण के अलावा डॉक्टर पालेकर से सवाल जवाब और अनुभव कथन भी रहेगा, जिससे प्रदेश के किसानों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 4.5 वर्ष पहले प्रदेश में प्राकृतिक खेती को शुरू करने से पहले पद्मश्री सुभाष पालेकर के हिमाचल में 2 स्थानों में बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के बहुत से किसान बागबान लाभान्वित हुए थे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण यहां किसानों को और नदी के किनारे रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के किनारे रहने वाले मजदूरों और किसानों का कहना है कि जलस्तर में अचानक वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से उनका काफी सामान पानी में ही रह गया है और वो किसी भी तरह अपने और अपने बच्चों की जान बचाकर वहां से निकले हैं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई निचले इलाकों में और खेतों में पानी भर गया है। मजदूरों ने बताया कि देखते ही देखते हमारी झुग्गियों में हाथ भर पानी आ गया और हमें वहां से निकलना पड़ा। घर पे हमारे हस्बैंड नहीं थे, बाजार गए हुए थे। हमने रेडी में सामान रखा था, फिर पानी बहुत तेजी में चल रहा था हमारे पास में, झोपड़ी के पास में। हाँ, तो फिर हमने अपने सामान रेडी में रख लिया। फिर उसके बाद हमने अपने हस्बैंड को फोन किया, वो आए बाजार से, उन्होंने भी रेडी। फिर इतने पानी में निकल के गए थे हम लोग। हाँ, पानी आ गया गली में, आगे मतलब रास्ता है, रास्ता बंद हो गई थी हमारी, इधर की भी उधर की, दोनों साइड की रास्ता बंद हो गई। बकरी भी लाए, बच्चों भी लाए, धक्का मार के लाए, बच्चे भी मतलब हम भी गिर भी गए पानी में, फिर बड़ी मुश्किल में निकाल के लाए बच्चों को। हाँ, हर साल तो नहीं होता है, खैर आपकी बार होता है। 10 साल 5-6 साल पहले आया था। अब की बार जी मेट्रो बनी तब नहीं होता, मगर अब तो खूब आया है पानी। सारी फसल मारी गई हमारी। जैसे बैठे थे यहाँ पे, हम अपनी झुग्गी ये सामने दिखाई दे रही है, उस टाइम यहाँ बैठे थे तो 8:30 बजे की परसों की बात है, पानी बिल्कुल नहीं था। तो ये नहर है, ये पानी की पाइपलाइन पड़ी है गैस की। तो इस टाइम हम जब पानी देखने आए थे गड्ढे में, बच्चों को साथ में लेके आए, अपनी लड़की को, छोटी वाली को, जैसे ये बच्ची घूम रही है हमारे साथ में, तो पानी बिल्कुल ना था। तो हम जब जैसे पानी के सामने मैंने देख के आए, बच्चे हंसी में कह रहे हैं इस टाइम का पानी आ रहा, हम तो इतना विश्वास नहीं था पानी इतनी तेज आ जाएगा। तो जब पानी का स्पीड इतनी तेज थी तो हम देखने गए तो हमारा 1 मिनट के अंदर पानी इतनी स्पीड थी कि हाथ ऊंचा पानी एकदम स्पीड पे आया था। तो हमने एकदम सामान बांधा, बच्चों को निकाल के सीधे चले आए। सामान ज़्यादा था, एक थैली हमारी थी जो पैर वाली थैली होती है 3 पहिए वाली, वो सामान भर के निकाल रहा है, बस वही सामान निकाल पाए, बाकी सामान हमारा रेल गया जो झुग्गी के पास में था। पानी ऐसा जमुना बढ़ने लगी तो हमने देखते रहे, पता लगा जमुना बढ़ रही है, पानी बाहर निकलने लगा तो अपने सामान को बांधने लगे। बांधने लगने से फिर भैया कुछ सामान बांध लिया, कुछ रह गया तो तब पानी आ गया तो झुग्गियों में पानी हो गया 1 मीटर ऊंचा, बह गया। सामान भी बह गया, कुछ सौदा निकाल पाए, कुछ नहीं निकाल पाए, बच्चे को ही लेके भाग गया। हाँ, तभी पानी के बीच में से 1 मीटर पानी की ऊंचाई के बीच में से बच्चों को निकाल के लेके आए।
और 15 अगस्त को आसमान भी तिरंगा के रंगों में रंग जाएगा। लोगों में तिरंगा पतंगों का जबरदस्त क्रेज है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2-3 रंगों वाली पतंगों की मांग इस कदर है कि बाजार में पतंगे कम पड़ रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगे को शान के साथ फिजाओं में लहराने को हर कोई बेताब है। वो पल कुछ और होगा जब 15 अगस्त के दिन पूरा आसमान 3 रंगों में रंग जाएगा। ऐसा होगा क्योंकि लोग तिरंगा पतंग खरीदने को उतावले हो रहे हैं। लखनऊ शहर ही देख लीजिए, जहां दुकानों में 3 रंगों वाली पतंगों की मांग इस कदर है कि बाजार में पतंगें कम पड़ रही हैं। शहर के सिर्फ एक ही बाजार की हालत देखकर हम भी दंग रह गए। यहाँ हुसैनगंज में पतंग की हर दुकान पर भीड़ है। पतंगों की वैरायटी भी इतनी ज्यादा है कि लोग 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर पतंगें खरीद कर स्टॉक में रख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो पतंग की जो क्वालिटी होती है, A1 क्वालिटी की पतंगे हैं। आसमान में चलेंगी तो पतंग लगेगी कि हाँ कोई पतंग उड़ा रहा है। तनी हुई पतंग है सब। और कलर देख रहे हैं आप, ये कलर सब तिरंगे वाली इतनी अच्छी पतंगे हैं। जैसे कि इस बार हम लोग अपनी आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस कंप्लीट होने जा रहे हैं, हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो उसके जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने बोला कि घर घर तिरंगा इस बार जो है अभियान होना चाहिए। तो उसी के थ्रू हम लोग सोच रहे हैं कि जहाँ घर घर तिरंगा, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं हमारा आसमान भी तिरंगे जैसा दिखे। इस वजह से हम लोग इस बार पतंग के लिए तिरंगा ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आकार और डिजाइन के हिसाब से इन पतंगों की कीमत 6 रुपए से लेकर 25 रुपए तक की रेंज में है। लखनऊ के बाजार वैसे तो हर साल आजादी के जश्न से पहले गुलजार रहते हैं, लेकिन इस बार तो बात ही अलग दिखाई देती है। दुकानदारों का कहना है कि हर साल के मुकाबले इस बार तिरंगा पतंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। एक दिन में कई हजार तिरंगा पतंगें बिक रही हैं। इतनी नहीं बिकती थी जितना आपकी इस साल बहुत अच्छी फैमिली पतंगे ले गई, बच्चे आए। कम से कम 5 से 10 हजार पतंग बिक गई जी। तिरंगा का इतना जोर रहा, आसमान पे जब उड़ेगी तो लहरा जाएगा आसमान पे। जो आ रहा है तिरंगा, जो बच्चे आ रहे हैं तिरंगा फैमिली के साथ तिरंगा, कोई 5 लिया, कोई 10 लिया, कोई 40 लिया, कोई 50 लिए जा रहा है, कोई 100 लिए जा रहा है। इस तरीके से जगत जो है खास तिरंगा पतंगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तिरंगा पतंग जो हम लोग ने बनवाई थी, ऐसे हर साल 2000-3000, लेकिन अब तो 5 से 10 हजार की रेंज पहुंच गई है और सिर्फ तिरंगा पतंगों की बहुत डिमांड है। लखनऊ शहर की बात ही निराली है। यहाँ के कई पुराने इलाकों में अब भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगे पतंगों का कंपटीशन होता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए लोग पहले से तैयार रहते हैं। देखा जाए तो पतंग और आजादी का रिश्ता ही अनोखा है। 1927 में भारत में जब साइमन कमीशन गो बैक की शुरुआत हुई तो लोगों ने उसी स्लोगन वाली पतंगों या फिर तिरंगा पतंगों को आसमान में उड़ाकर अपना विरोध जताया था। आसमान में उड़ती पतंग रगों में एक अलग ही जोश भरती है। 15 अगस्त को तिरंगा पतंग उड़ाकर आजादी का जश्न मनाने का अपना ही मजा है और इस बार तो आजादी के अमृत महोत्सव ने इसमें और जान डाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की मंडियों का क्या भाव चल रहा है। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को उसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 12 अगस्त को लहसुन का भाव रहा 1205 रुपए। 13 अगस्त को उसके भाव में 105 रुपए की गिरावट आई और भाव 1100 रुपए पर आ गया। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 12 अगस्त को लहसुन का भाव था 2500 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदे 250 रुपए उछलकर 2750 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 अगस्त को लहसुन 4100 रुपए पर बिका। वहीं राज्य की ही फतेहपुर मंडी में 12 अगस्त को लहसुन का भाव था 3550 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 3560 रुपए पर जा पहुंचा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जीरे के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई मंडियों में भाव तेज हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान जीरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। जीरे की आवक पर नजर डालें तो 13 अगस्त को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिली। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 12 अगस्त को जीरे का भाव रहा 19,425 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदों में 5,425 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 14,000 रुपए, जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में जीरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 अगस्त को जीरे का भाव रहा 21,750 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 22,250 रुपए पर हुए। इसी तरह राजकोट मंडी में जीरे के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 12 अगस्त को जीरे का भाव था 20,750 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदों में 300 रुपए की तेजी आई और भाव 21,050 रुपए पर जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ गया। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। जम्मू कश्मीर में धान के खेत की देखभाल करें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय धान में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहें। जम्मू कश्मीर में हल्दी के खेत में निराई कर लें। अभी ब्रोकली की रोपाई करें। वहीं मूंग के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा फूलगोभी की बुआई का समय उपयुक्त है। जम्मू कश्मीर में आलू की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उत्तराखंड में मूंग की बुआई करते रहें। किसान उड़द की बुआई कर लें। इसके अलावा मक्के की बुआई के लिए समय उचित है। मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं। साथ ही धान के खेत में 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। यहीं फूलगोभी के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में टमाटर की तोड़ाई कर लें। किसान लाल मिर्च के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही लोबिया की बुआई कर लें। उत्तराखंड में मूली की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसी तरह गाजर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। वहां शलगम के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं।
किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में देश अपनी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों के तिरंगा फहराने की एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जज्बे को सलाम करते हुए लिखा कि ये वीडियो इस बात की झलक पेश करता है कि हर कोई भारतीय तिरंगे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस विभाजन के दौरान सही गई यातनाओं को याद करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में इस दिवस को मनाने की थी घोषणा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जारी हर घर तिरंगा अभियान में करोड़ों लोग घरों और कार्यालयों में फहरा रहे हैं तिरंगा। देश के विभिन्न भागों में अभियान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। राजधानी नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा मुख्यालय के सुरक्षा सैनिकों ने 7.5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने देश भर में अपनी यादों को तिरंगे से किया रोशन। इन सभी स्मारकों में 15 अगस्त तक प्रवेश निःशुल्क है। एएसआई ने एक वीडियो भी किया ट्वीट। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत का नक्शा बनाने के लिए 5000 से अधिक लोग शामिल हुए, जहां मानव समूह के माध्यम से भारत के मानचित्र का मनोरम दृश्य बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली, जहां दिल्ली पुलिस कमिश्नर और राष्ट्रमंडल खेलों के सिल्वर मेडलिस्ट तुलिका मान मौजूद थी, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित तिरंगा मार्च में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम अलग दिख सकते हैं, हम अलग अलग चीजें खा सकते हैं, लेकिन अस्तित्व में एकता है। भारत के वॉरेन बफे के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला का रविवार की सुबह निधन हो गया। राकेश झुनझुनवाला ने 62 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली। कुछ दिन पहले ही उन्होंने आकाशा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।